मेरे माता-पिता ने एक आदमी को मुझे बेच दिया। वो आदमी अपनी पत्नी बनाकर मुझे अपने घर ले आया। कुछ समय तो अच्छे से बीता और हमारे 2 बच्चे हो गए, लेकिन अचानक एक दिन मेरा पति हमें छोड़कर घर से कहीं चला गया। बच्चे भूख से रोने लगे तो मैं बच्चों को लेकर काम की तलाश में निकल गई। रास्ते में मुझे एक ढाबा मिला तो मैंने मालिक से काम मांगा। मुझे काम मिला तो मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर बच्चों को बाहर बिठाकर मालिक मुझे कमरे में ले गया और मेरी आत्मा काँप गई जब मैंने देखा कमरे में तो और भी 4 आदमी। दोस्तों, आज मैं आपको आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे पढ़कर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। मेरा नाम सरिता है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ जहाँ चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे हैं। इन्हीं सब के बीच मेरा जीवन बीता है। मेरा पति एक छोटे से किसान हैं जो खेती करते हैं। उनका नाम सोहन लाल है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक किसान से करवा दी थी कि चलो जमीन है तो जीवन का गुजारा हो जाएगा। लेकिन मेरे पति को अब खेती करनी भी रास नहीं आती थी। इसलिए सोहन लाल ने अब जमीन बेचना शुरू कर दिया था। वो दिन भर खाली बैठा रहता, शराब पीता, ताश खेलता और जब पैसों की कमी होती तो खेत का टुकड़ा बेच देता। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। मेरे सास ससुर तो पहले ही परलोक सिधार चुके थे और मेरे जेठ अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए थे। भला एक शराबी निकम्मे इंसान के साथ कोई कब तक निभाता, उसे कब तक भाई बिठाकर खिलाते। इसलिए रोज रोज के कलेश से भाइयों ने बंटवारा कर लिया। भाइयों से अलग होकर मेरा पति खुद खाना बनाकर खाता था, क्योंकि जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी। एक बार जो सोहन लाल ने रसोई संभाली तो सिलसिला लंबा चलता रहा, क्योंकि भाई ना कोई रिश्तेदार उसकी शादी के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते थे। भाइयों को भी लगने लगा था कि अब सोहन लाल की शादी नहीं होगी और इसके हिस्से की ज़मीन भी हमें ही मिल जाएगी। सोहन लाल की शादी की उम्र तो कब की बीत चुकी थी, इसलिए गांव में अब उसे सब रंडवा कहने लगे थे। सोहन लाल सुबह एक बार दिन भर की रोटियां सेक कर रख लेता था और दिन भर मौज मस्ती करता रहता था। जमीन उसने बटाई पर दे रखी थी, इसलिए जो भी वहाँ से पैसे आते उन्हीं से वो अपना गुजारा करता था। और अगर उससे भी काम नहीं चलता तो वो फिर से जमीन का टुकड़ा बेच देता था। एक बार सोहन लाल शराब पीकर रोटी बना रहा था तो उसका हाथ जल गया। उस दिन उसे अपने जीवन में एक औरत की बड़ी कमी महसूस हुई। उसने सोचा अगर घर में औरत होती तो उसे अपना हाथ तो इस तरह नहीं जलाना पड़ता, और उसी समय उसने फैसला कर लिया कि वह भी कहीं से एक औरत का जुगाड़ करेगा। वैसे वो कभी कभी कोठे पर भी जाया करता था, लेकिन कोठे वाली को वो घर पर लाकर नहीं बिठा सकता था। वो भी एक ऐसी औरत चाहता था जो कि सिर्फ उसकी हो। भाई भाभी व रिश्तेदारों से तो कोई उम्मीद नहीं थी। फिर उसे पता चला कि एक पास के गांव का आदमी औरत खरीदकर शादी कराने का काम करता है। सोहन लाल ने भी जाकर उससे बात की और बात बन गई। कुछ दिनों में ही सोहन लाल के घर में भी औरत आ गई, लेकिन इस सब में उसका बहुत खर्चा हो गया था, इसलिए उसे फिर से अपना एक खेत बेचना पड़ा था। लेकिन वो खुश था कि अब उसे चूल्हे में हाथ नहीं जलाने पड़ेंगे। सोहन लाल की पत्नी का रंग भी गोरा था, दिखने में बहुत सुंदर थी। सोहन लाल और उसकी उम्र में बहुत अंतर था। गांव वाले तो यही कहते थे कि वो उसे किसी कोठे पर से खरीद कर लाया है, लेकिन सोहन लाल इस बारे में किसी से कुछ बात नहीं करता था। वो तो सरिता पर जान छिड़कता था, उसकी सभी फरमाइशें पूरी करता। सोहन लाल पूरा दिन घर के बाहर चारपाई लगाकर लेटा रहता था।
मैं जब घर में अकेली परेशान हो जाती तो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। मैं गांव के लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन सोहनलाल के डर से किसी से नहीं बोलती थी। सोहनलाल की शादी के बाद उसके घर के खर्चे भी बढ़ गए थे। समय ऐसे ही बीतता रहा और सोहनलाल के 2 बच्चे भी हो गए। सोहनलाल के पास पहले से ही थोड़ी सी जमीन थी और वो उसी जमीन को बेच-बेच कर खाता रहा। लेकिन बेचकर खाने से तो सोने का पहाड़ भी कम पड़ जाए। फिर एक दिन ऐसा आया जब सोहनलाल के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। सोहनलाल 55 साल का हो चुका था। अब इस उम्र में उससे कोई काम होने वाला नहीं था। वैसे भी जिंदगी भर बैठकर खाने वाला आदमी मेहनत मजदूरी कर अपने लिए 2 रोटी कैसे कमा सकता है। खैर, कुछ दिन तो लोगों से उधार बट्टा लेकर काम चलता रहा, लेकिन जब घर में भूखे मरने की नौबत आ गई तो सोहनलाल घर छोड़कर भाग गया। मैं अब गांव में अकेली और बिना किसी सहारे के रह गई, परंतु मुझे तो अपने 2 नन्हे बच्चों का सहारा बनना था। भूख किसी की सगी नहीं होती। जब मेरे बच्चे भूख से बिलखने लगे तो मेरी आत्मा रो पड़ी और मैं पड़ोसियों से 2 रोटी की भीख मांग कर लाई। रोटी के साथ भगोड़ा पति होने का ताना भी मिला, जो कि अपने बीवी बच्चों को बेसहारा छोड़कर भाग गया। मुझसे अपने पति के लिए ऐसे शब्द सहन नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। जिसका पति ही बीच मझधार में छोड़कर भाग गया हो, उसके पड़ोसी भी कब तक साथ देंगे। मैं बस सोचती रही, अब क्या करूं। कभी तो मन करता अपनी जान दे दूं, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आ जाता। फिर सोचती बच्चों को लेकर ही नदी में कूद जाऊं, लेकिन बच्चों का क्या ही कसूर है। मुझे खरीद कर लाया गया था, इसलिए मायके से तो कोई मतलब ही नहीं था। एक दिन गांव का एक आदमी कुछ राशन लेकर मेरे घर आया। राशन देख मेरे मन में थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन एक हाथ से राशन देते हुए दूसरे हाथ से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हड़बड़ा कर कहा, ये क्या करते हो भैया, मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ। फिर वो आदमी तो वहाँ से चला गया, लेकिन साथ ही एक वक्त की रोटी की आस भी चली गई। एक दिन जब बच्चे सुबह से भूखे बेसुध हुए चारपाई पर पड़े थे, 2 दिन से मैं बस उन्हें पानी पिला रही थी, जब मुझे लगने लगा कि ये निर्दयी भूख मेरे बच्चों की जान ले लेगी, तो मैं अपने बच्चों के साथ घर से निकल पड़ी, यह सोचकर कि कहीं से खाने का इंतजाम करूंगी, नहीं तो बच्चों के साथ ही जान दे दूंगी। कितने दिनों की भूखी प्यासी होने के बाद मैं दिन में घर से इसलिए ना निकल सकी कि कहीं गांव के लोगों को मेरे घर के जाने का पता न चल जाए और मेरे पति की इज्जत पर एक और दाग न लग जाए। रास्ते में चलते हुए मेरी बेटी ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, मम्मी, आप जादू से खाना नहीं बना सकती क्या? इतना सुनकर मेरी आंखें भर आई। काश ऐसा होता मेरे बच्चों, तो मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देती। मैं चलते चलते गांव से कुछ दूर एक कस्बे में पहुंच गई और वहीं एक ढाबे के सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। इतने दिन से पानी पीकर चल रहा शरीर भी आज हिम्मत जवाब दे गई। कुछ देर में मैंने खुद को संभाला तो देखा बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। बेटा तो एकदम अधमरा सा हो गया था। वह रो भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखें पलटने लगी थी। मैं हिम्मत कर उठी और ढाबे वाले से कहा, बाबूजी, एक रोटी दे दो, बच्चे बहुत समय से भूखे हैं। पैसे दे, ढाबे वाला बोला। पैसे नहीं है बाबूजी, मैंने कहा। पैसे नहीं हैं तो यहाँ भंडारा नहीं चल रहा, चल भाग यहाँ से, बोलकर ढाबे वाला चिल्लाया।
मैंने उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी, बाबूजी, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, रोटी दे दो, बदले में मैं कुछ काम कर दूंगी। अच्छा, तो पहले काम कर दे, फिर रोटी लेना। ढाबे वाले ने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्या काम है बाबूजी, बताओ, मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। बच्चों को यहाँ बाहर बिठा दो और मेरे साथ अंदर आ जाओ। ढाबे वाला उसे वहीं पीछे बने एक कमरे में ले गया, जिसमें ढाबे के राशन का सामान रखा हुआ था। ढाबे वाले ने मुझे वहीं पड़ी एक मेज पर धकेल दिया। कितने दिनों से भूखी प्यासी मैं उसके धक्के से नीचे गिर पड़ी। ढाबे वाले ने मुझे उठाकर फिर से मेज पर बिठा दिया। ठीक से बैठ साली कुतिया, ढाबे वाला चिल्लाया। क्या करना है बाबूजी, मैंने घबराते हुए पूछा। आरती उतारनी है तेरी, वक्त बर्बाद मत कर। खाना चाहिए तो जल्दी कर, नहीं तो निकल यहाँ से। भगवान के लिए ऐसा मत करो बाबूजी, कोई और काम करवा लो। मैं ढाबे वाले के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी। वो बोला, और काम के लिए यहाँ बहुत लोग हैं, देख मुझे और भी काम है, आती है तो बोल, नहीं तो जल्दी से निकल यहाँ से। कि तभी मेरी बेटी की रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरी आत्मा तड़प उठी। भला कोई माँ अपने बच्चों को भूखा मरने कैसे दे सकती है, चाहे इसके लिए उसे खुद को कितनी बार भी मारना पड़े। तब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। ढाबे वाला अपने काम में लग गया। वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। फिर कुछ देर वो मेरे जिस्म को नोचता रहा और फिर शांत हो गया। कमरे में कोई दरवाज़ा या पर्दा भी नहीं था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मेरे बच्चों को खाने के लिए एक रोटी मिल सकेगी। लेकिन इस संसार में भूखे को रोटी मिलना इतना आसान होता तो कोई इंसान भूख से नहीं मरता। अभी ढाबे वाला कमरे से निकल ही रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी और आकर खड़ा हो गया। वो कोई ट्रक ड्राइवर था। मैंने अपने आंसू पोंछे और कपड़े सही करने लगी कि तभी उस ड्राइवर ने आके मुझे फिर से मेज पर धक्का दे दिया। कहाँ चली है रामजादी, वो किसी दरिंदे की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं उस ड्राइवर के पैरों में गिर गई। भैया, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूख प्यास से मर जाएंगे। मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही दबकर रह गई। बाबूजी, आपने तो कहा था आप खाना दे दोगे। आपने जो कहा था मैंने किया। बाबूजी, बस एक रोटी दे दो, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मैं ढाबे वाले के पैरों में लेटकर रोटी की भीख मांगने लगी। बोलते बोलते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ढाबे वाला बोला, अरे साली, तेरा क्या घट जाएगा। ढाबे वाले ने ठहाका लगाते हुए ड्राइवर को इशारा कर दिया। ड्राइवर जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़ा। फिर बस मैं लाश की तरह वहाँ पड़ी रही। अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जल्द ही यह खबर बाहर जाकर ढाबे वाले ने सभी ट्रक ड्राइवरों को फैला दी, जो रात में उसके बाद ढाबे पर रुकते थे। फिर तो रात अंधेरी होती गई और एक के बाद एक ड्राइवर उस कमरे में आते गए। करीब 30 आदमियों ने उस लाश के साथ अपनी हवस पूरी की। सरिता सुबह तक मर चुकी थी और बाहर बैठे दोनों बच्चे भूख से बिलखते हुए दम तोड़ चुके थे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल।